तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। और यहाँ पे हम लोग अपने कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम को कवर करेंगे, जिसमें हम लोग यहाँ पे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन एंड हमारा लंग्स कैपेसिटी और लंग्स वॉल्यूम, और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, तो यहाँ पे देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करेगा, रेस्पिरेशन करेगा। रेस्पिरेशन, अब ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आप लोगों ने इस वर्ड का नाम ना सुना हो। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, हमारा श्वसन तंत्र। यानी यहाँ पे देखो, अच्छा जब भी आप लोग यहाँ पे इस रेस्पिरेशन वर्ड का नाम सुनते हो तो आप लोग के दिमाग में क्या आता है? आई थिंक आप लोग के दिमाग में यही आता होगा, सांस लेना सांस छोड़ना, है ना, यही आता होगा। यानी सिंपली अगर हम लोग बोले तो रेस्पिरेशन नाम सुनते आप लोग के दिमाग में ब्रीथिंग वर्ड आता होगा, और आप लोग बिल्कुल यही समझते होगे कि रेस्पिरेशन इज इक्वल टू ब्रीथिंग, है ना। रेस्पिरेशन हमारा ब्रीथिंग के बराबर ही होता है, यानी जो ब्रीथिंग है वही रेस्पिरेशन है। बट यहाँ पर देखो, एक्चुअल में ब्रीथिंग हमारा रेस्पिरेशन का एक स्टेज होता है, या फिर कह सकते हो एक पार्ट होता है। रेस्पिरेशन हमारी एक बहुत ही अलग सी चीज़ है, जिसके बारे में आज हम लोग काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। बाकी यहाँ पे देखो, आप लोग को इतना तो पता है कि रेस्पिरेशन में होता क्या है। अगर ब्रीथिंग की चलो बात कर लें तो क्या होता है, हम लोग ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और बाहर क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। अच्छा चलो, ये तो आप लोग को पता है, लेकिन क्या आप लोग को ये पता है कि हम लोग ऑक्सीजन लेते क्यों हैं, और ये ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं तो जाती कहाँ है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर आ रही है ये आती कहाँ से है, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनती कहाँ पे है। सो यहाँ पे देखो, यही सब तो है हमारा रेस्पिरेशन। चलो इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा एक बेसिक ओवरव्यू देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा। वैसे आप लोग को पता है इसके बारे में, आइडिया है आप लोग को, अभी लग जाएगा। कैसे पता है अभी पता चल जाएगा। देखो बेसिक, अगर हम लोग यहाँ पे अपने रेस्पिरेशन के एक बेसिक फिनोमेना की बात करें तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, हम लोग ऑक्सीजन को यहाँ पे क्या करते हैं, अपने अंदर इनहेल करते हैं, और हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं, यानी बाहर छोड़ते हैं। अब यहाँ पे देखो एक्चुअल में होता क्या है। देखो जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो रेस्पिरेशन मेनली हमारे यहाँ पे देखो, हम लोग सांस कहाँ से लेते हैं। देखो आप लोग को लगता है कि हम लोग सांस नाक से लेते हैं। देखो नोज तो हमारा सिर्फ एक पाथवे है, मेन हम लोग सांस अपने लंग्स से लेते हैं, अपने फेफड़ों से लेते हैं। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने लंग्स की, तो देखो यहाँ पे देखो, अभी काफ़ी डिटेल में देखेंगे, कैसे अंदर तक देखेंगे, बट अभी एक ओवरव्यू आप लोग समझो होता क्या है। देखो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे अपनी कह सकते हो कि ऑक्सीजन इनहेल करी इन्वायरमेंट से, तो हुआ क्या, देखो वो ऑक्सीजन गई हमारे लंग्स के पास। अब लंग्स क्या करता है, लंग्स हमारा इस ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करता है हमारे ब्लड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले लंग्स के पास ऑक्सीजन गई, ऑक्सीजन ने लंग्स ने क्या किया, ऑक्सीजन को ब्लड के पास ट्रांसफ़र किया। और ब्लड क्या करता है, ध्यान से सुनना, ब्लड यहाँ पे इस ऑक्सीजन को हमारा सप्लाई करता है कहाँ पे, हमारी सेल्स के अंदर, ठीक है। और सेल्स क्या करती हैं, सेल्स हमारा इस ऑक्सीजन को यूज करती हैं अपनी डिफरेंट डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए। कौन सी मेटाबॉलिक प्रोसेस, अरे वही मेटाबॉलिक प्रोसेस जो आप लोग बायोकेमिस्ट्री में पढ़ चुके हो, ग्लाइकोलिसिस, लिपिड मेटाबॉलिज्म। यहाँ पे ये सारी जो प्रोसेस होती हैं उन्हीं सब में हमारी ऑक्सीजन यूज होता है। यानी ये जो हमारा जितना भी मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, हमारी ऑक्सीजन यहाँ पे कंज्यूम होती है। और ध्यान से सुनना, इसी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन के थ्रू क्या होता है, ये जब हमारी मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है, जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल लें तो जो हमारा ग्लूकोज का जब हमारा मेटाबॉलिज्म होता है, तो देखो सबसे पहले अगर आप लोग समझो तो ग्लूकोज का सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हमारा ग्लाइकोलिसिस होता है ना। आई थिंक आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री पढ़ रखी है। देखो जिन्होंने भी नहीं पढ़ी है तो इतना समझो कि हमारा यहाँ पे एक सेल्स के अंदर होती है मेटाबॉलिज्म प्रोसेस, जिसमें होता है क्या है, मेटाबॉलिज्म का होता है मतलब होता है सिंपली ब्रेक डाउन। देखो यहाँ पे जो है हमारा सिंथेसिस भी होता है मेटाबॉलिज्म, लेकिन मेनली हम लोग यहाँ पे कैटाबॉलिज्म की बात करें तो ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। तो हमारा ब्रेक डाउन में होता क्या है, जो हमारा ग्लूकोज है, जो कि हमारा एक 6 कार्बन कंपाउंड होता है, कितना, 6 कार्बन का कंपाउंड होता है। ये हमारा सबसे पहले हमारी ग्लाइकोलिसिस साइकिल में जाता है, ठीक है, एक पाथवे होता है हमारा ग्लाइकोलिसिस, और उसमें हमारा ये ग्लूकोज सबसे पहले ब्रेक होता है हमारा पायरूवेट में, ठीक है। और जब हमारा ग्लूकोज पायरूवेट में ब्रेक होता है, तो अब यहाँ पे देखो पायरूवेट हमारा हो जाता है 3 कार्बन कंपाउंड, यानी यहाँ पे 6 से 3 में ब्रेक हो गया। लेकिन अभी देखो, अभी हम लोग इसको और ज़्यादा ब्रेक करेंगे, यानी हम लोग को करना क्या है, इसको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक करना है। तो अब करेंगे क्या, अब इस 3 कार्बन को हम लोग को ब्रेक करना है सिंगल, एक एक कार्बन की यूनिट में। तो अब ये कैसे होगा, ये यहाँ पे क्या होता है, अब यही पायरूवेट हमारा, ठीक है, यही पायरूवेट हमारा सबसे पहले हमारा कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल को एंजाइम ए में। और यहाँ पे हमारा देखो क्या होता है, जो हमारा एक ऑक्सीजन एक कार्बन है,
वो हमारा यहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में अलग हो जाता है, ठीक है। तो देखो एक कार्बन डाइऑक्साइड हमारी यहाँ बन गई, और उसके बाद ये एसिटाइल कोएंजाइम में अब कितना बचा, देखो इस 3 में से 1 निकल गया, तो अब बचा ये 2। अब होता क्या है, एट लास्ट में ये एसिटाइल कोएंजाइम हमारी जाती है क्रेब्स साइकिल के अंदर, ठीक है, हमारी क्रेब्स साइकिल के अंदर। और क्रेब्स साइकिल के अंदर होता क्या है, क्रेब्स साइकिल के अंदर हमारा जो ये 2 एसिटाइल कोएंजाइम है, ये भी हमारा जो है हमें 2 कार्बन कंपाउंड 2 CO2 के फॉर्म में ब्रेक होते हुए देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से देखो एट लास्ट में क्या होता है, जो हमारा 6 कार्बन का ग्लूकोज था, ये हमारे जो है सिंगल कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में ब्रेक हो जाता है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अब ये हमारी बॉडी का होती है वेस्ट प्रोडक्ट। तो अब क्या होता है, ध्यान से सुनना, देखो यहाँ पे सिंपली हुआ क्या था, ऑक्सीजन को यहाँ पे लंग्स ने लिया, लंग्स ने ऑक्सीजन सप्लाई की ब्लड में, और ब्लड ने सप्लाई की सेल्स में। देखो अगर इतना कुछ नहीं भी समझ में आया है, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा हम लोगों ने उनके लिए समझाई जिन्होंने बायोकेमिस्ट्री पढ़ ली थी, ताकि आप लोग को ज़्यादा अच्छे से रिकॉल हो सके। बाकी जिन्होंने नहीं पढ़ी है तो इतना हटाओ, बिल्कुल सिंपली समझो। लंग्स ने ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन और उसके बाद ब्लड को दी, ब्लड ने क्या किया, हमारे सेल्स को दिया, और सेल्स ने क्या किया, इस ऑक्सीजन को यूज़ किया मेटाबॉलिज्म रिएक्शन प्रोडक्ट में, ठीक है। मेटाबॉलिज्म की जो भी यहाँ पे रिएक्शन हो रही थी सेल के अंदर, और उसके प्रोडक्ट के थ्रू हमारा क्या बना, हमारा बना CO2। और इस CO2 को क्या किया, अब इस सेल ने जो है इसी CO2 को देखो यहाँ पे फिर से हमारे ब्लड को दिया, ब्लड ने हमारे लंग्स को दिया, और लंग्स ने हमारे यहाँ पे क्या हुआ, उसको यहाँ पे हमारे नोज के थ्रू बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पे देखो ये होता है हमारा, देखो सबसे पहले ऑक्सीजन की यहाँ पे सप्लाई होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे इस तरीके से हमारा बाहर जाता है। तो देखो ये होती है हमारी रेस्पिरेशन की प्रोसेस। तो आप लोग यहाँ पे समझ रहे हो कि जो हम लोग सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, वो हमारा सिर्फ देखो, वो हमारा सिर्फ इतना स्टेप होता है, जब तक हमारा लंग्स में जा रहा है सिर्फ उतना स्टेप होता है हमारा ब्रीथिंग। अब उसके बाद यहाँ पे देखो, जब हमारा लंग्स जो है ब्लड में देता है, ब्लड सेल्स में देता है, तो ये सारी चीज़ें हमारी, ये भी हमारे रेस्पिरेशन का ही पार्ट है, ठीक है। और इसको हम लोग ब्रीथिंग नहीं बोलते हैं, ब्रीथिंग हमारा सिर्फ इतना होता है। अभी इसको हम लोग यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। बाकी आई होप कि एक बेसिक आइडिया आप लोग समझ गए होंगे। Respiration is simply defined as process of exchange of gases between body tissues and external environment। देखो यहाँ पे रेस्पिरेशन क्या होती है, हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेज, किसके बीच में, हमारा बॉडी टिश्यू के बीच में और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करते हैं, देखो ये जो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, तो बाहर से ही तो हम लोग यहाँ पे अपनी एयर को लेते हैं, जिसमें हमारा क्या होता है, मेनली हमारा ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हम लोगों ने एयर को ली, और उसके बाद हमारी एयर कहाँ गई, हमारे बॉडी टिश्यूज में ही तो गई। लंग्स भी हमारा टिश्यू है, ब्लड भी हमारा, और उसके बाद सेल्स, तो ये सारे हमारे टिश्यू ही तो हैं। तो उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, देखो हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हमारे बॉडी टिश्यू के बीच में क्या हुआ, हमारे एयर का एक्सचेंज हो रहा है, हमारे गैसेज का। कौन कौन सी गैसेज, देखो मेनली तो हमारा ऑक्सीजन है, लेकिन आप लोग को पता है कि इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा क्या होता है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन भी होता है। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, बल्कि ऑक्सीजन के साथ हमारी और भी गैसेज होती हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको गैसेज लिखते हैं, समझ रहे हो ना। Cells of our body continuously use oxygen for the metabolic reaction in which energy is released from nutrients molecules and ATP produces। देखो ये जो हमारी सेल्स है, ये क्या करती है, हमारी ऑक्सीजन को यूज करती है, और उसके बाद यहाँ पे अभी हम लोगों ने देख ही लिया, नाउ ड्यूरिंग दीज मेटाबॉलिक रिएक्शन CO2 ऑल्सो रिलीज दैट मस्ट बी एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम बॉडी। यानी यहाँ पे देखो जो ऑक्सीजन है उसकी सेल को ज़रूरत है किसके लिए, हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए। और यहाँ पे इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस के थ्रू बनता क्या है, CO2, जो कि हमारी बॉडी के लिए एक वेस्ट प्रोडक्ट है, जिसको यहाँ से बॉडी से बाहर निकालना चाहिए। तो यहाँ पे देखो हमारी ऑक्सीजन की जो भी सप्लाई है, द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सक्रीशन ऑफ CO2 अकर्स ओनली थ्रू रेस्पिरेशन, एंड द सिस्टम दैट परफॉर्म्स रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो देखो काफ़ी सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पे हमारा जो भी ऑक्सीजन की सप्लाई होती है और CO2 का यहाँ पे एक्सक्रीशन होता है, तो वो यहाँ पे जो सिस्टम परफॉर्म करते हैं उसी को हम लोग यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। आई होप कि आप लोग यहाँ पे थोड़ा समझ गए होंगे। और यहाँ पे देखो अगर हम लोग अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के एक बेसिक ओवरव्यू की बात करें, तो यहाँ पे देखो हमारा यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी पाथवे है, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, वो हमारा स्टार्ट होता है हमारे नेजल कैविटी से, और मतलब कह सकते हो नोज से स्टार्ट होता है। और उसके बाद हमारे यहाँ पे देखो फारिंग्स आप लोग को यहाँ भी देखने को मिलता है, और GIT में भी देखने को मिला था, हम लोगों ने वहाँ डिस्कस किया था कि हमारा कॉमन पाथवे होता है। एंड फारिंग्स के जस्ट नीचे आप लोग को थोड़ा सा लारिंग्स देखने को मिलता है, एंड उसके नीचे हमारी यहाँ पे आप लोग को ट्रैकिया देखने को मिलती है, और उसके बाद हमारा यहाँ पे लंग्स आ जाता है, और लंग्स के अंदर भी यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी ये था हमारा यहाँ पे एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का बेसिक ओवरव्यू। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसके अंदर की मैकेनिज्म को थोड़ा सा देखते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में, तो देखो यहाँ पे जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में बोला कि ब्रीथिंग यहाँ पे हमारे
रेस्पिरेशन का एक स्टेज है, ना कि हमारा रेस्पिरेशन है, समझ रहे हो। देर आर बेसिकली 3 स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन। पहला हो गया ब्रीथिंग या फिर इसी को वेंटिलेशन के नाम से जानते हैं, एंड सेकेंड हो गया इंटरनल रेस्पिरेशन, एंड थर्ड हो गया हमारे यहाँ पे सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो अगर हम लोग ब्रीथिंग की बात करें तो यहाँ पे देखो क्या होता है, इट इज़ सिंपली डिफाइंड एज द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन इन्वायरमेंट एंड लंग्स। यहाँ पे ध्यान से समझना, देखो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, 4 चीज़ें हैं। यहाँ पे एक हो गया हमारा देखो इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट हो गया, और उसके बाद देखो इन्वायरमेंट से हमारा एक हो गया लंग्स, ठीक है, और एक हो गया हमारे यहाँ पे फिर हमारा हो गया ब्लड, और फिर हमारा हो गया हमारे यहाँ पे सेल्स। सो यहाँ पे देखो बहुत ध्यान से समझना, जब हमारा जो है गैसेज का एक्सचेंज किसके बीच में, इन्वायरमेंट और लंग्स के बीच में होता है। यानी जब हम लोग यहाँ पे सांस लेते हैं, ब्रीथिंग जब हम लोग करते हैं तो क्या होता है, हम लोग इन्वायरमेंट से गैसेज को लेते हैं और वहाँ पे कहाँ जाती है, लंग्स के बीच में। यानी लंग्स और इन्वायरमेंट के बीच में गैसेज का एक्सचेंज हो रहा है, क्योंकि लंग्स को हम लोग ऑक्सीजन दे रहे हैं और लंग्स यहाँ पे क्या करेगा, CO2 उसको देगा। तो ये होती है हमारी ब्रीथिंग। नाउ इंटरनल रेस्पिरेशन, अब हमारा सेकेंड स्टेज होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन लंग्स एंड ब्लड। अब यहाँ पे देखो क्या है, जब हमारे लंग्स के पास ऑक्सीजन गई तो यहाँ पे क्या किया, इसने ऑक्सीजन को ब्लड को दिया और ब्लड ने इसको क्या दिया, CO2। देखो यहाँ पे जब ये दे रहा है तो ये इसको भी दे रहा है ना, तो यहाँ पे इसने ब्लड ने CO2 दिया और लंग्स ने O2 दिया, ठीक है, ऑक्सीजन दिया। तो यहाँ पे देखो गैसेज का एक्सचेंज हो रहा है ना। सो यहाँ पे जो लंग्स और ब्लड के बीच में जो एक्सचेंज होता है इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। अब उसके बाद आता है हमारा थर्ड स्टेज जो कि होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है, इट इज़ सिंपली डिफाइंड एज एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन ब्लड एंड बॉडी टिश्यूज। यानी बॉडी टिश्यूज मतलब क्या, सिंपली सेल्स। तो अब हमारा जो ब्लड है, अब ये क्या करेगा, ये हमारा ऑक्सीजन देगा हमारे सेल को, और सेल हमारा यहाँ पे वापस में क्या देगा, इसको CO2, ठीक है। तो अब ये जो एक्सचेंज हो रहा है ये हमारा हो जाता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो देखो इस तरीके से होती है हमारी 3 स्टेज हमारे रेस्पिरेशन के अंदर। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और बात करें हम लोग यहाँ पे अपने टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की, तो देखो रेस्पिरेशन हमारे 2 टाइप के हो सकते हैं। पहला हो गया एरोबिक, दूसरा हो गया एनाएरोबिक। एरोबिक का मतलब यहाँ पे देखो सिंपल है, इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी यहाँ पे देखो मोस्टली तो हमारी जितनी भी रेस्पिरेशन है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होती है ना। देखो यहाँ पे क्या होता है, जो भी हमारा ऑक्सीजन है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जब रेस्पिरेशन करते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन यहाँ पे एट लास्ट में हमारी सेल कंज्यूम करती है और एनर्जी प्रोड्यूस करती है। देखो मेटाबॉलिज्म के थ्रू हमारी एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। बायोकेमिस्ट्री पढ़ा है तो पता होगा, नहीं पता है तो जान लो, बता तो रहे हैं ना, सिंपली प्रोड्यूस एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। तो देखो यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारी ऑक्सीजन यूज होती है, और एनाएरोबिक में क्या है, देखो सिंपल है कि इसका नाम है एनाएरोबिक। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ अगर मेजर डिफरेंस की बात करें तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें हमारा जो है CO2 जरूर रिलीज होगा, ठीक है, और यहाँ पे वाटर भी रिलीज होगा। लेकिन यहाँ पे हमारा कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है CO2 रिलीज हो सकता है ना हो। दिस प्रोसेस प्रोड्यूसेस मच मोर एनर्जी। यानी यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, जबकि एनाएरोबिक में यहाँ पे बहुत लेस प्रोड्यूस होती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग बायोकेमिस्ट्री में फिर से थोड़ा सा एंट्री करते हैं। देखो यहाँ पे जो हमारी ग्लाइकोलिसिस पाथवे थी, ग्लाइकोलिसिस पाथवे था, उसमें हमारा क्या हो रहा था, अगर आप लोगों को याद हो तो हमारा जो ग्लूकोज है, देखो जिनको नहीं याद है तो उन लोग समझो ना कि हमारा क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस में हमारा ग्लूकोज यहाँ पे कन्वर्ट होता है पायरूवेट में, ठीक है, पायरूवेट में। देखो जब ग्लूकोज हमारा पायरूवेट में कन्वर्ट होता है तो ये प्रोसेस होती है हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन। यानी यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन का यूज होता है, और यहाँ पे जब ऑक्सीजन का यूज होता है तो हमारा बहुत सारा एनर्जी प्रोड्यूस होता है, ठीक है, कुछ हमारे ATP के फॉर्म में, कुछ हमारे NADH के फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे देखो कभी कभी क्या होता है कि हमारी बॉडी को यहाँ पे भैया ऑक्सीजन मिल नहीं पाती है। कब नहीं मिल पाती है, देखो कभी कभी क्या है कि आप लोग बहुत एक्सट्रीम रनिंग कर रहे हो, मान लो आप लोग दौड़े जा रहे हो, अब क्या है कि बॉडी को वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई जो है कम हो गई है, या फिर जो ऑक्सीजन उसको मिल रही है वो उसको पूरी तरीके से जो है उसकी सप्लाई मतलब सफिशिएंट नहीं मिल पा रही है। तो अब क्या हुआ, ऑक्सीजन की कमी पड़ गई। या फिर इसका बहुत कॉमन एग्जाम्पल अगर बोलें तो जिम में कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जो है जैसे जो भी लोग जिम वगैरह करते हैं उनको पता होगा कि कभी कभी वो लोग जो है एक्सेस ट्रेनिंग करने लग जाते हैं, ठीक है, हैवी कुछ ज़्यादा ही सेट मारने लग गए, 12-12 की बजाय 20-20 के सेट मारे जा रहे हैं। तो वहाँ पे देखो कभी होता क्या है कि वहाँ पे आप लोग के पास ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अच्छा यहाँ पे देखो जब ऑक्सीजन की कमी हो गई तो यहाँ पे हमारी रेस्पिरेशन तो यहाँ पे रुक जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पे रुकती नहीं है, क्योंकि तब हमारी बॉडी में स्टार्ट हो जाती है अनाएरोबिक रेस्पिरेशन।
देखो अगर हमारी रेस्पिरेशन रुक गई तो आप लोग तुरंत यहाँ पे क्या होगा, बेहोश हो जाओगे, या फिर अगर हमेशा के लिए रुक गई तो आप लोग को पता ही है क्या होगा। लेकिन यहाँ पे देखो भले ऑक्सीजन बॉडी को ना मिले, लेकिन तब भी हमारी बॉडी के अंदर एक एनारोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, यानी कैपेसिटी होती है। सो यहाँ पे देखो क्या होता है, जब आप लोग देखो, बहुत कॉमन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, अभी आप लोग समझोगे। जैसे आप लोग जब जिम वगैरह करते हो या फिर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रनिंग करते हो, तो जब आप लोग दौड़ते हो तब तो आप लोग को उतना फील नहीं होता है। आप लोग जैसे मान लो दौड़ रहे हो अपनी कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा ही दौड़ गए, ठीक है, उस टाइम दौड़ते समय फील नहीं होगा। या फिर जिम कर रहे हो तो जब हैवी सेट उठा रहे हो तो उठाते समय फील नहीं होगा। जैसे अगर जितनी आपकी कैपेसिटी नहीं है उससे ज़्यादा ही उठा रहे हो फिर भी उस टाइम फील नहीं होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है, थोड़ी देर बाद आप लोग को पता है क्या होता है, जैसे ही आप लोग घर आते हो तो फिर यहाँ पे एक्सट्रीम पेन होने लग जाता है मसल्स वगैरह में। या फिर अगर दौड़ते हो तो आप लोग के पैर में एक्सट्रीम पेन होने लग जाता है, फिर 2-3 दिन तक उठ नहीं पाते हो। तो होता क्या है, ध्यान से सुनना, जब आप लोग इतना एक्सट्रीम वाला जो है एक्सरसाइज और रनिंग वगैरह करते हो तो हमारा चालू हो जाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब जब एनारोबिक रेस्पिरेशन है तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो पायरुवेट है ये हमारा फर्दर कन्वर्ट हो जाता है लैक्टेट में। अब देखो ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, एनर्जी तो हमारी यहाँ भी प्रोड्यूस हो जाती है, और इसी एनर्जी की वजह से जब आप लोग यहाँ पे कर रहे होते हो, जैसे जब आप लोग दौड़ रहे हो या फिर जब आप लोग एक्सट्रीम एक्सरसाइज करे जा रहे हो, तब तो आप लोग को पता नहीं चलता क्योंकि यहाँ से आप लोग को एटीपी मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, देखो जब एनारोबिक रेस्पिरेशन है तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, लैक्टेट। लैक्टेट को हम लोग लैक्टिक एसिड भी बोल सकते हैं। अब ये लैक्टिक एसिड होता क्या है, देखो जैसे ये हमारी मसल्स हो गई, चाहे हाथ की चाहे पैर की। अब ये लैक्टिक एसिड ना यहाँ पे आके थोड़ा सा कह सकते हो जम जाता है, समझ रहे हो। और जब ये जम जाएगा यहाँ पे तो होगा क्या, जो हमारा ब्लड फ्लो है, देखो पूरी तरीके से भी नहीं जमता है वरना तो ब्लड फ्लो एकदम रुक जाएगा। देखो थोड़ा सा जम जाता है, इसकी वजह से जो हमारा ब्लड फ्लो है वो यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है इस एरिया में। और होता क्या है, इसकी वजह से हमें जो है यहाँ पे एक्सट्रीम पेन देखने को मिल जाता है। अच्छा तो यहाँ पे ऐसा तो है नहीं यार कि ये पेन हमेशा परमानेंट के लिए होता है ना, 2-3 दिन में सही भी हो जाता है या फिर एक दिन में सही हो जाता है। तो देखो ये जो लैक्टिक एसिड है ना, ये हमारा जो है आप कह सकते हो ब्रेकेबल कंपाउंड होता है, ठीक है, ब्रेकेबल क्रिस्टल्स होते हैं जो कि ऐसा नहीं है, थोड़ी देर के लिए जमते हैं फिर ब्रेक भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से होता है हमारे यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी जब आप लोग को ऑक्सीजन नहीं मिलती है तब भी हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन की प्रोसेस चल सकती है। लेकिन यहाँ पे देखो जो हमारा पायरुवेट से जब लैक्टेट में कन्वर्ट होता है तो हमारी एनर्जी कम प्रोड्यूस होती है। जब ग्लूकोज यहाँ पे पायरुवेट में कन्वर्ट होता है तो एनर्जी ज़्यादा होती है, जबकि पायरुवेट लैक्टेट में होता है तो कम होती है। क्यों, यहाँ पे हमारा जो है जब ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है तो हमारा NADH भी बनता है। लेकिन यही पायरुवेट जब लैक्टेट में कन्वर्ट होता है तो ये जो हमारे NADH बन रहे थे ना, ये हमारे इसके अंदर कंज्यूम हो जाते हैं। यानी यहाँ पे हमें जो है ज़्यादा ATP देखने को नहीं मिलती है, हमारी मैक्सिमम शायद सिर्फ 2 ही ATP देखने को मिलती है। तो इतनी ज़्यादा एनर्जी भी नहीं प्रोड्यूस होती है, लेकिन हो जाती है, यानी काम भर की हो जाती है। अब देखो जिनको ये कुछ समझ ही नहीं आया तो आप लोग सिंपली समझ लो, एरोबिक मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन हो, और एनारोबिक मतलब जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो। मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।